Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. So hello smart minds, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माइक्रोस्कोप माइंड. We are going to start today the very easiest and even the last topic of the photosynthesis chapter, that is known as factors affecting photosynthesis. जो ये टॉपिक है वो इजी इसलिए है क्योंकि बस हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ा या कम कर रहे हैं. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में ऐसे इन्वॉल्व हैं कि उनके कम या ज्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी, या हम बोले किसी भी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है, वो अफेक्ट हो सकता है. अभी तक हमने सारे प्रोसेसेस कर लिए, फोटोसिंथेसिस होता कैसा है, बट हमें ये अब देखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अफेक्ट किन किन फैक्टर से हो रही है. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर वी विल स्टार्ट द सेल बायोलॉजी एंड पैरेलली वी विल रनिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में बेटा हम ये जानते हैं कि दो टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही है. फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर इज एक्सटर्नल टाइप फैक्टर. External factor that will include the environmental effect of the processes, right? Next will be the internal factor, जो कि विद इन द बॉडी जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी प्रोसेस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं. अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो कोई एंजाइम बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या उसके अंदर टेम्परेचर उस हिसाब से इफेक्टिव है जो कि एंजाइम वर्क करे, या फिर अगर हम बात करें, एक्चुअली वी विल इंक्लूड टेम्परेचर एज एन एक्सटर्नल फैक्टर, बट विद इन द बॉडी के टेम्परेचर की बात करें हम तो दैट विल एक्ट एज इंटरनल फैक्टर. अब बात करें अगर हम मेन इस टॉपिक की स्टार्ट की, तो हमें ये पढ़ना है सबसे पहले एक लॉ जो कि भाई ब्लैकमैन साहब ने दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन ईयर 1860. इन्होंने जो ये लॉ दिया, ये जो लॉ है, दिस लॉ स्टेट्स दिस लॉ स्टेट्स दैट if when a process when any process is conditioned when any process is conditioned by a number of separate factors by a number of separate factors, the rate of the process will be defined by will be defined by the pace of slowest factor, या हम इसी को बोले लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर, व्हाट इज दिस लिमिटिंग फैक्टर? देखो, अगर मैं बात करूं इस डेफिनेशन की, तो इसको अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहां पे लिखा है दैट व्हेन एनी प्रोसेस इज कंडीशंस बाय नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर्स. मतलब अगर कोई प्रोसेस चल रही है और उस प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले सेपरेट फैक्टर्स अलग अलग हैं, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो वो जो प्रोसेस है उसका रेट डिफाइन किया जाएगा बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर, और उसी स्लोएस्ट फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें देयर आर फोर टीम्स, या तीन टीम की बात करें, टीम ए, टीम बी, टीम सी. तीन टीम है हमारे पास, ठीक है बेटा. अब ये जो तीन टीम है, स्कूल की टीम्स बनाई गई, कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस की. मान लो कि एक टीम में पांच बच्चे हैं, फाइव स्टूडेंट्स आर हियर, फाइव स्टूडेंट्स आर हियर, फाइव स्टूडेंट्स आर हियर, सारे में पांच पांच स्टूडेंट्स हैं. चलो लेट्स सी व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट इज. एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच बच्चे हैं. इधर भी पांच बच्चे हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच. इधर भी पांच बच्चे हैं भाई साहब. दीज आर फाइव स्टूडेंट्स. ओके, अब ये जो है पांच बच्चों की रेस करा दी गई भाई, रेस करा दी गई. अब दिस इज द फिनिश लाइन, दिस इज द फिनिश लाइन, ये फिनिश लाइन है. अब ये कहते हैं यहां पे कंडीशन क्या है कि टीम जीतेगी जब सारे के सारे इस फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे. व्हाट इज दिस बेटा? फिनिश लाइन. फिनिश लाइन, अगर ये सारे के सारे सेम टाइम पे क्रॉस कर गए तो उनका टाइम विल बी द टाइम जिस टाइम पे उन्होंने क्रॉस किया फिनिश लाइन को. लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी पीछे रह गया और बाकी चार क्रॉस कर गए, तो टीम का क्रॉसिंग टाइम विल बी कैलकुलेटेड व्हेन दिस पर्सन विल क्रॉस द फिनिश लाइन, है ना.
तो इसका मतलब कि इस पूरे टीम का जो फिनिश टाइम होगा विल बी डिपेंडिंग अपॉन द स्लोवेस्ट पर्सन जो कि दौड़ रहा है सबसे धीरे। वैसे ही टीम बी के लिए भी है और टीम सी के लिए भी है। इसका क्या मतलब है कि जो सारे के सारे प्रोसेसेस को फास्ट करने के बाद भी अगर हम देखें तो रेट कैसे डिफाइन होगा, बाय द पेस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जो कि सबसे स्लो पेस का होगा या जो सबसे कम कंसंट्रेशन में होगा। लिमिटिंग फैक्टर को अगर डिफाइन करें फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल से लेते हैं। क्या बेटा हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल हैं, जैसे कि लाइट का होना, यस और नो। दूसरा, लाइट के साथ साथ वाटर का होना। तीसरा इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना। चौथा इस टेम्परेचर, यस और नो। टेम्परेचर भी भाई कंट्रोल करता है किसी भी प्रोसेस को बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और टेम्परेचर रोल में कब आएगा, जब भाई हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी पढ़ रहे होंगे। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि ये कहां पे हम पढ़ते हैं, क्या हम इसको लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं या हम डार्क रिएक्शन में पढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ब्लैकमैन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक यूनिट ऑफ लाइट, एग्जांपल, इफ वन यूनिट ऑफ लाइट if 1 unit of light can fix 5 cubic centimeter of carbon dioxide, कितने, एक यूनिट लाइट अगर प्रेजेंट है तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकती है, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर हमने दिया क्या कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 यूनिट लाइट है, 1 यूनिट लाइट, क्या ये इसको फिक्स कर सकता है? यस ऑब्वियसली, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड को 1 यूनिट लाइट आराम से फिक्स करेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 यूनिट लाइट की कैपेसिटी इज 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। क्या ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर की कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा 1 यूनिट ऑफ लाइट? यस। इस केस में, पहले वाले केस में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही फिक्स होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस विल बी स्टॉप। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट ही है कितनी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब लाइट कितनी भी प्रेजेंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से या इसके मिनिमल प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इफेक्ट कर जाएगा या इसकी यील्ड जो है वो इफेक्ट कर जाएगी। 5 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑफ लाइट आराम से फिक्स कर देगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया और किया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या ये 1 यूनिट ऑफ लाइट इसको फिक्स कर सकता है? नहीं। ये कितना करेगा, इनमें से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ही फिक्स करेगा और बाकी के 5 क्यूबिक सेंटीमीटर फिक्स नहीं होंगे क्योंकि लाइट यहां पे क्या अब रोल प्ले करेगा एज अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि लाइट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मिनिमम अमाउंट में है। इस वजह से लाइट विल बी एक्टिंग एज द लिमिटिंग फैक्टर। ओके, आई होप ये समझ में आया। अगर मैं इसी को एक की जगह 2 यूनिट ऑफ लाइट कर दूं तो ये दूसरा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो जाएगा। तो यहां पे अभी कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा जब 2 यूनिट ऑफ लाइट हो जाएंगे तो। लेकिन अगर मैंने 3 यूनिट ऑफ लाइट यूज की तो इट हैज द कैपेसिटी टू फिक्स 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट यहां पे प्रेजेंट कितने हैं, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्टिंग एज द लिमिटिंग फैक्टर। ओके, इस ग्राफ की मेथड से भी हम समझते हैं। देखिए शुरुआत में यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं हम और लाइट की इंटेंसिटी देख रहे हैं। अगर शुरुआत में हमने देखा लाइट की इंटेंसिटी इज अराउंड व्हाट, 1 यूनिट, ये कितने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लाइट, सॉरी कितने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन इसके बाद भी, लाइट प्रेजेंट होने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड को और फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर लाइट की इंटेंसिटी हम करें 2 यूनिट तो ये कितना कर सकता है, 10। और यहां पे अगर हमने कर दिया 3 यूनिट, इट विल बी फिक्सिंग द 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लाइट। लिमिटिंग फैक्टर वो होगा जो कि कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो प्रोसेस बढ़ जाएगी, यील्ड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी। और उस कॉन्सेंट्रेशन को उतना ही रखा तो भाई प्रोसेस यील्ड सब इफेक्ट हो जाएगी। इस वजह से जो फैक्टर कम अमाउंट में या कम पेस पे चल रहा है या कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट विल बी एक्टिंग एज द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। जैसा कि मैंने बताया कि जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए, दैट आर लाइट, दूसरा क्या है टेम्परेचर, तीसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड चौथा क्या है, चौथा इज वाटर।
ठीक है, ये मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इफेक्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लेट्स मूव ऑन टू द लाइट। जो लाइट है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट क्वालिटी एंड लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। अब देखो, लाइट क्वालिटी की बात करें और लाइट इंटेंसिटी की बात करें, तो लाइट क्वालिटी और लाइट इंटेंसिटी में हम देखेंगे तो लाइट इंटेंसिटी इज द फैक्टर जहां पे लाइट इंटेंसिटी में हम बात करेंगे द ब्राइटनेस, और किसकी बात कर सकते हैं हम, हाउ मच अमाउंट ऑफ वेवलेंथ इज प्रेजेंट, वेवलेंथ की बात करें तो ये सारी बात करेंगे तो वो लाइट इंटेंसिटी में कंसीडर किया जाएगा। लाइट क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। क्या ये लाइट सॉफ्ट है या लाइट हार्ड है? होता है ना, गर्मियों में धूप चुभती है, सर्दियों में सॉफ्ट लगती है, वैसी टाइप क्वालिटी ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट की अगर बात करें हम, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट की बात करें तो हम ये बात कर रहे हैं बेटा फोटो पीरियड की। फोटो पीरियड, दिस फोटो पीरियड इज अफेक्टिंग वेरी मच फॉर द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड्स ऑफ द प्लांट्स। जैसे कि गर्मियों में सिर्फ आम आते हैं, सर्दियों में सेब आते हैं। वैसे आजकल इंडोर फार्मिंग की वजह से ये गर्मियों सर्दियों की बात रह नहीं गई है ज्यादा, बट the photoperiod is the main factor that will be affecting the photosynthesis, flowering and fruiting period of the light. While discussing light as a factor that affects photosynthesis, there is a linear relationship between the incident light and carbon dioxide fixation rates. देखो, अगर हम बात करें कि भाई लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ इधर, तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ना चाहिए। इस ग्राफ से देखा जाए, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ना चाहिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ना चाहिए। चलिए, शुरुआत में तो हमें दिख रहा है ऐसा, आगे पढ़ते हैं। At higher light intensities, gradually the rate does not show further increase as other factors become limiting. देखो, पूरे इन्वायरमेंट में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड कंसंट्रेशन में है, वाटर जो है वो भी लिमिटेड कंसंट्रेशन में है। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड प्रेजेंट है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% टू 0.04% ही है अवेलेबल? ये जो है अमाउंट चेंज नहीं होगा ना बहुत ही रैपिडली। लाइट आप कितनी भी दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड जितना है उतना ही फोटोसिंथेसिस होगी, उतनी ही ग्लूकोज बनाएंगे भाई। बात सही है। अब देखिए आगे अगर हम नोट डाउन करें, व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। जितनी सनलाइट यहाँ अर्थ पे प्रेजेंट है उसके 10% ऑफ लाइट ही मिल गई, तो प्लांट्स अपने सैचुरेशन को पा लेते हैं कि वहां पे रेट मैक्सिमल मिलेगी फोटोसिंथेसिस की। Hence, except for the plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. Increase in incident light beyond a point cause the breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis. ये बात हो गई भाई लाइट की। देखो, अगर हम बात करें जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में वो भी जो हायर कैनोपी से नीचे वाले प्लांट्स हैं जो शेडेड लोकेलिटीज में प्रेजेंट है, वहां पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई जो लाइट है वो तो अवेलेबल है ना, वहां पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं? कंपटीशन ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनके पास ज्यादा सरफेस एरिया वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स लिमिटिंग हो सकते हैं, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। अब अगर मान लो हम क्या करते हैं कि लाइट की फॉल जो है या लाइट जो है बार बार हम गिराते जाते हैं प्लांट्स के ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाते हैं, तो क्या हो सकता है कि लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, जो कि हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा। वो जो एमिशन है बार बार होने लगेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तेजी से होगा, तेजी से होने की वजह से क्या होगा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो सकता है। इस वजह से कि लाइट बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं डालनी, ठीक है, कभी भी एक्सपेरिमेंट करें तो। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर कैसे हमारा फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को। पहली लाइन कहती है द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, और वो कहां हो रही है? डार्क रिएक्शन में। जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा, दो द लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। लाइट रिएक्शन की बात करें तो भाई हाँ वो भी है टेम्परेचर सेंसिटिव, जैसे कि मैंने बताया इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, हो सकता है क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ प्रोसेस ना चले, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होंगे टेम्परेचर से? दैट विल बी द डार्क रिएक्शन, बिकॉज देयर इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लाइट रिएक्शन उतने ज्यादा इफेक्टेड नहीं है जितने डार्क रिएक्शन है। अगर हम बात करें बेटा, जो C4 प्लांट्स हैं respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have much lower temperature optimum. क्योंकि C4 प्लांट्स में एंजाइमेटिक एक्टिविटी हम कहां करा रहे हैं? बंडल शीथ सेल्स में। याद करिए, C4 प्लांट्स के अंदर दो टाइप के सेल्स पढ़ते हैं हम, एक है मीजोफिल, दूसरा है बंडल शीथ। बंडल शीथ की वॉल जो है थिक है,
थिक होने की वजह से टेम्परेचर अगर बाहर का बढ़ा भी तो थिक वॉल होने की वजह से अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन मेसोफिल सेल में तो बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई मेसोफिल सेल की वॉल्स जो है थिक नहीं है। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हैबिटेट that they are adapted to. Tropical plants have a higher temperature optimum to the plants that are dependent to the temperate climates. अगर हम बात करें जो टेम्परेट क्लाइमेट्स के प्लांट्स हैं और जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, उसमें टेम्परेट प्लांट्स जो हैं उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या कैसे हैं, कम है, ट्रॉपिकल के ज्यादा है। ठीक है, ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ज्यादा होता है और टेम्परेट क्लाइमेट प्लांट्स का कम होता है। नेक्स्ट अगर हम प्रोसेस की बात करें या नेक्स्ट फैक्टर की बात करें जो इफेक्ट कर सकता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, एनसीईआरटी भी लिखती है बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड। दस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो इन द एटमोस्फियर, दैट इज अराउंड कितना है बेटा 0.03 to 0.04%। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स। मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो 0.03% है ना, अगर हमने इसको इंक्रीज करके कर दिया CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.05%, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर CO2 फोटोसिंथेसिस का रेट, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यील्ड ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसी को अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को 0.05% से बियॉन्ड मूव करा दिया या बियॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो क्या होगा, अदर फैक्टर्स विल बिकम लिमिटिंग। क्या होगा, अदर फैक्टर्स विल बिकम लिमिटिंग, अदर फैक्टर्स एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो क्या हुआ, उतनी लाइट नहीं मिल रही, उतना पानी नहीं मिल रहा, तो फोटोसिंथेसिस होगी क्या, नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 0.05% इज द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे ये पीक मिलता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, बियॉन्ड दिस लेवल्स कैन बिकम डैमेजिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड्स, बताया आपको। द C3 एंड C4 प्लांट्स की बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो जो C3 प्लांट्स हैं और C4 प्लांट्स हैं, क्योंकि उनकी एनाटॉमी डिफरेंट है तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं टू द डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगर 0.05 पे रख दिया तो क्या होगा, C4 प्लांट्स का बिहेवियर अलग होगा, C3 प्लांट्स का अलग होगा। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है बेटा लो लाइट कंडीशन, लो लाइट, दूसरा इज हाई लाइट कंडीशन, हाई लाइट कंडीशन। ठीक है, लो लाइट पे कोई भी ग्रुप, नीदर C3 नॉर C4, क्या, नीदर C3 नॉर C4 शो इंक्रीज, कोई भी प्लांट के ग्रुप्स जो हैं लो लाइट कंडीशन में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के रेट में इंक्रीज नहीं दिखाते या यील्ड में इंक्रीज नहीं दिखाते। बट अंडर हाई लाइट कंडीशंस जो सैचुरेशन आता है C4 प्लांट्स का, इट इज अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। कितना, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। अगर हम देखें C4 प्लांट्स में तो अगर 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन फॉर्म 360 माइक्रोलीटर ऑफ ग्लूकोज। C3 प्लांट्स 450 माइक्रोलीटर कार्बन डाइऑक्साइड पे ही अपना सैचुरेशन दिखा देगा। अब देखो यहां पे क्या है, C3 बहुत एफिशिएंट हो गया क्या, C3 प्लांट्स की बात करें तो इसका सैचुरेशन कहां मिलता है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, और C4 प्लांट का सैचुरेशन कहां मिलता है, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। ठीक है, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स की बात करें बेटा, अभी हमने बात की C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट, C3 प्लांट्स आर लेस एफिशिएंट व्हेन वी आर एक्सपोजिंग टू द हायर लाइट कंडीशंस। यहां आगे की लाइन पढ़ते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। द करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट्स। कैसे, अभी देखेंगे। द फैक्ट दैट C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज्ड रेट्स of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops। चलिए समझते हैं, नीचे आते हैं बेटा। हमने एक ले लिया C3 प्लांट जिसका कितने पे दिख रहा है बेटा, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। ठीक है, जो C3 प्लांट का है, C4 प्लांट का कितने पे दिख जा रहा है बेटा, सैचुरेशन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। अब देखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस डन बाय C4 प्लांट, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस डन बाय C4 प्लांट कितने कॉन्सेंट्रेशन पे हो जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के, दैट इज 360 माइक्रोलीटर। कितना, 360 माइक्रोलीटर। और यही जो है C3 प्लांट के लिए कितना है, 450 माइक्रोलीटर।
450 माइक्रोलीटर। मतलब ये कहना ये चाहता है कि अगर C3 प्लांट प्रेजेंट है तो इसको कितना चाहिए अपना परसेंटेज सैचुरेशन लाने के लिए? 450 माइक्रोलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन C4 प्लांट्स के लिए क्या चाहिए? 360 माइक्रोलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहां पे सैचुरेशन को अचीव करने में हेल्प करेगा। यहां पे कितना? 450 माइक्रोलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प इन द सैचुरेशन, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फिक्सेशन ज्यादा कौन कर पा रहे हैं भाई? C3 प्लांट्स। लेकिन ज्यादा में भी 360 ml आते ही C4 का क्या मिल जा रहा है? सैचुरेशन। ये बोलता है भाई मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया कितने पे? 360 माइक्रोलीटर पे। लेकिन C3 कहता है इट विल बी वेरी लेस फॉर मी, मैं तो 450 के बियॉन्ड भी जा सकता हूं। 450 कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो भी मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा। और इसी चीज को यूज करके कुछ ग्रीन हाउस प्लांट्स होते हैं, ग्रीन हाउस प्लांट्स, इनमें हायर ईल्ड मिलती है, हायर ईल्ड। और ये ग्रीन हाउस प्लांट्स कौन कौन से हैं? तो दो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, दैट इज टमेटो एंड बेल पेपर। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये जो आपके ग्रीन हाउस प्लांट्स हैं, दे कैन प्रोड्यूस हायर इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एनवायरमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा वाटर की, दिस इज वाटर। इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन लाइट रिएक्शन। यहां पे हमने देखा व्हाट इज हैपनिंग, H2O का स्प्लिटिंग into 2H plus oxygen molecules and electrons are emerging from there. But the effect of water as the factor is more through its effect on the plant. Water as a factor ज्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स को rather than directly on the photosynthesis. अगर प्लांट्स के पास वाटर की कमी हो जाए तो क्या होगा? वेल्डिंग ऑफ लीफ हो जाएगा। ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीफ होने की वजह से क्या हो सकता है? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो सकता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। तो ओवरऑल प्रोसेस को ये अफेक्ट कर सकता है। लाइट रिएक्शन को अफेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए ये है। सो वाटर स्ट्रेस कैन कॉज स्टोमेटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। Beside water stress also makes leaf wilt, thus reducing the surface area of the leaf and their metabolic activities are also affected. पानी की कमी हुई, पानी की कमी होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो गया, क्योंकि उसे ट्रांसपिरेशन नहीं करना, और ट्रांसपिरेशन ना करने के चक्कर में उसने गैसियस एक्सचेंज भी बंद कर दिया क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड है। अब जो स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पा रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है? फोटोसिंथेसिस की ईल्ड कम हो गई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड। सो वाटर जो है डायरेक्टली लाइट रिएक्शन पे इफेक्ट ना करके बाकी और चीजों पे इफेक्ट कर देता है, बाकी और दूसरे फैक्टर्स को भी रिड्यूस कर देता है, लिमिटिंग बना देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।